स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल CGPSC इन में। दोस्तों, हमने सामान्य विज्ञान जो प्रयोगशाला परिचालक की कक्षाएं चल रही थी उसमें सामान्य विज्ञान के पहले क्लास को हम लोगों ने डिटेल में अध्ययन किया था। आज उसका दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट में हम लोग यहाँ पर पदार्थों का वर्गीकरण देखेंगे और मुख्यतः विलयन वगैरह क्या है, कोलाइड क्या है, निलंबन क्या है, इन सभी चीज़ों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन आए कि सर ये क्लासेस क्या फ्री होगी, क्या पूरी होगी क्या? तो इसमें आपको विश्वास दिलाता हूँ, इसमें फ्री क्लासेस पूरी आपको मिलेगी यूट्यूब में। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मेरे विद्यार्थियों से मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि यदि आपको इस क्लास से थोड़ा सा भी लाभ होता है, थोड़ा सा भी आपको लाभ होता है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक में मिलेगा, तो थोड़ा सा अगर लाभ होता है दोस्तों तो आप क्या करेंगे, प्लीज़ इसको शेयर कर देंगे। ठीक है, इतना कष्ट कर दीजिएगा, आप शेयर कर दीजिएगा अपने वीडियो ग्रुप्स में। और आपके जो स्टेटस में है, हम लोग बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो आप स्टेटस में भी शेयर कर दें। ठीक है, आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। चलिए, तो आज हम लोग जो देखेंगे, आपने देखा होगा थंबनेल, वर्गीकरण पदार्थों का मेनली, और उसके बाद विलयन है, यौगिक है, मिश्रण क्या है, सारी चीज़ें चर्चा में लेंगे। ठीक है, देखिए, द्रव्य, द्रव्य मतलब क्या है, पदार्थ है। ठीक पदार्थ, इसको दो भागों में, या अगर सीधा सीधा पूछे तो मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, लेकिन अगर द्रव्य का कितने भागों में उसका कितने प्रकार किया गया है, कितने भागों में बांटा गया, ये पूछेंगे तो तीन आपको आंसर लेना है। ठीक है, अब ये तीन क्या क्या लेना है आपको मैं बताते जा रहा हूं। देखिए, पहली बात करें तो पहला मुख्यतः दो भागों में, एक शुद्ध पदार्थ है और दूसरा मिश्रण है। ठीक, एक शुद्ध पदार्थ है, दूसरा मिश्रण है। लेकिन अगर पूछा जाएगा द्रव्य की कितनी अवस्थाएं, कितने भागों में उसको विभाजित किया गया है, तो आप लेंगे तत्व, यौगिक और मिश्रण। पहला तत्व, दूसरा यौगिक और तीसरा मिश्रण। इस प्रकार से आपको इसको ध्यान में रखना है। फिर इसको और अलग अलग विभागों में बांटा गया है। देखिए दोस्तों, इसको हम अगर पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल है, लेकिन हमें अपने एग्जाम जो प्रयोगशाला परिचारक है उसमें जो मुख्यतः पूछा जाना है 9th 10th जो भी सीजी बोर्ड का है उससे, तो उसके हम लोग 50% एक्स्ट्रा करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन पूरी डिटेल जो उस चीज में है ही नहीं उसको हम नहीं देखेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो तत्वों में देखिए, तत्वों को और तीन भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, धातु, दूसरा अधातु और तीसरा है उपधातु। यौगिक को फिर से दो भागों में बांटा गया, पहला है कार्बनिक और दूसरा है अकार्बनिक। मिश्रण को दो भागों में बांटा गया, एक समांगी मिश्रण, दो है विषमांगी मिश्रण। ठीक, तो चलिए एक एक करके देखते हैं ये सारी चीजें है क्या। सबसे पहले बात करें तत्व की, एलिमेंट तत्व की। ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे गए हैं, इसलिए इसको मैंने लिख दिया है। दोस्तों देखिए, रॉबर्ट बॉयल 1661, ठीक है, रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। तो तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल ने। ठीक है, कब? 1661 में। इससे संबंधित जो सीरीज है, टेस्ट है, वो भी हम लोग लेंगे दोस्तों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दूसरा देखिए, एंटोनी लॉरेंस लेवाइजर के अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे किसी भौतिक या रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो तत्व क्या है? पदार्थों का मूल रूप है जिसको किसी भी उसमें न रासायनिक क्रिया द्वारा या कोई भी भौतिक क्रिया द्वारा उसको और भी तत्वों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है दोस्तों। और ये तो और महत्वपूर्ण है, आईएमपी, एक ही समान परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है, इसीलिए इसका विभाजन भी नहीं किया जा सकता। समझते हुए चलेंगे, ठीक है। एक ही समान परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे तत्वों को देखिए, जैसे ऑक्सीजन है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, लाल फास्फोरस है, ठोस में देखिए एल्यूमिनियम है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है ना। तो ये चीजें जो है वो इसको और किसी भी रासायनिक और भौतिक प्रतिक्रिया द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, तत्व के परमाणुओं का नाभिकीय आवेश समान होता है। तत्व के परमाणुओं का क्या? नाभिकीय आवेश जो है दोस्तों वो समान होता है। ठीक है, अब उदाहरण में मैंने बता ही दिया है। तत्व में देखेंगे, ठोस में तो एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर वगैरह है।
ठीक है। और द्रव में देखें मरकरी है, ब्रोमीन है, गैस में देखेंगे तो हीलियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है आदि है। ठीक, ये फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखनी है, क्या कि हमारे अभी प्रमाणित जो है तत्व कितने हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास तत्व हैं जो चार्ट में है वो कितना है, 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। तो अगर पूछा जाए अभी वर्तमान में कितना है तो 118 है। इनमें से 98 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, इनमें से 98 तत्व किसमें, प्रकृति में पाए जाते हैं, जबकि शेष तत्व कृत्रिम रूप से संश्लेषित किए गए हैं। ठीक है, कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। ठीक, 98 तो प्रकृति में पाए जाते हैं, लेकिन जो है वो 98 के बाद जितना बचता है उसको कृत्रिम रूप से बनाया गया है। ठीक, देखिए तत्व को और भागों में बांटा गया है, मैंने बताया था धातु, अधातु और उपधातु। तो इसके बारे में जब जिक्र आएगा तो हम इसको डिटेल में करेंगे, अभी नहीं है तो इसको अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट क्लासेस है, और जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था उसमें से क्वेश्चन बिल्कुल आया है, तो इसमें भी आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग बहुत ढंग से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम तत्व के बाद बात करें दोस्तों यौगिक की, कंपाउंड। तो यौगिक क्या होता है, ठीक, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। ठीक है, यौगिक का संगठन हमेशा निश्चित होता है, सब जगह समान होता है। इसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उसके घटक तत्वों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। समझ के चलेंगे, जैसे जल है, जल है, जल का फॉर्मूला है H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। तो इनका अनुपात निश्चित होगा, जहां भी जल पाया जाएगा पृथ्वी में सभी जगह फॉर्मूला कौन सा रहेगा, H2O, इसी अनुपात में ही ये बनेगा। तो अनुपात निश्चित रहेगा। ठीक है, रासायनिक तौर पर संयोजन से बना। यौगिक का संगठन हमेशा निश्चित होता है, इसका संगठन हमेशा निश्चित रहेगा तथा इसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म इसके घटक तत्वों के गुणधर्म से भिन्न होते हैं। जैसे इसके H2 है ना, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसका जो पर्सनल गुण है, पर्सनल ये जो विशेषता रखते हैं, ये जल से बिल्कुल भिन्न होंगे। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है और जल बुझाने में, तो इसका जो पर्सनल गुणधर्म है वो इसके जो यौगिक है उसके गुणधर्म से क्या होंगे, भिन्न होंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जल है, मेथेन है, सुक्रोज है। दोस्तों ये इस टाइप से लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा आप समझ लेंगे। ठीक है, नमक है NaCl है ना, बेकिंग सोडा है NaHCO3 आदि। ठीक, तो ये क्या है, यौगिक है, दो तत्वों से मिलकर बने हुए हैं, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं यौगिक, को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मिश्रण की, और इसको आपको ढंग से और समझना है। मिश्रण, मिश्रण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है। या तो जब लिखने की आवश्यकता नहीं है, दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है। अतः मिश्रण अशुद्ध पदार्थ है। मिश्रण क्या है, अशुद्ध पदार्थ है। इनमें घटकों का अनुपात निश्चित नहीं होता है, मिश्रण में रासायनिक क्रिया नहीं होती है। तो इसको आप समझिएगा, यौगिक में देखें दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है यौगिक। ठीक है, वो रासायनिक क्रिया के फल स्वरूप बना है, उसके घटकों का अनुपात निश्चित रहेगा। लेकिन मिश्रण में सारी चीजें नहीं है, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर मिश्रण तो प्राप्त होता है। ये मिश्रण अशुद्ध पदार्थ है, शुद्ध नहीं होता, इनमें घटकों का अनुपात निश्चित नहीं होता, मिश्रण में रासायनिक क्रिया नहीं होगी। उसमें जैसे मीथेन है ना, सुक्रोज है, उसमें रासायनिक क्रिया होती है, इसमें रासायनिक क्रिया नहीं होगी। जैसे वायु है, ठीक है, विभिन्न गैसों जैसे O2 CO2 आदि का मिश्रण, ठीक है, CO2 आदि का जो है O2 CO2 का जो मिश्रण है, और इसको आप नहीं समझ रहे होंगे तो समुद्री जल को देखिए। ठीक है, समुद्री जल में कई प्रकार की चीजें जो है वो मिली हुई है, लेकिन उसमें रासायनिक क्रिया नहीं होगी। खनिज की बात करें तो कई सारे खनिज मिश्रित रूप में प्राप्त होते हैं। मृदा की बात करें, मृदा में जल मिला हुआ है और कई प्रकार की। शक्कर और जल की बात करें, शक्कर और जल घुलते मिलते हैं लेकिन उसमें रासायनिक क्रिया नहीं होती है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, वो पानी मिला हुआ है, मीठा मिला हुआ है, लेकिन उसमें रासायनिक क्रिया
नहीं होगी, और उसके घटकों का जो है वो निश्चित अनुपात नहीं होता है, किसी में कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, इस बात को बहुत ढंग से आप समझिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं मिश्रण के प्रकार, जो इंपॉर्टेंट है आपके उसमें दिया हुआ है। मिश्रण के प्रकार, मिश्रण में उपस्थित घटकों की प्रकृति के आधार पर मिश्रण को दो भागों में बांटा जाता है। तो कौन कौन से दो भागों में बांटा जाता है? पहला देखिए, पहला है समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण में अवयव परस्पर एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं। इन मिश्रणों का संगठन सब जगह समान होता है। समांगी मिश्रण में जो अवयव हैं दोस्तों, अवयव क्या क्या होते हैं? जो उसमें भाग लेते हैं, मिश्रण में जो मिलाया जाता है उसको उसका अवयव कहते हैं। उस अवयव में वो एक दूसरे में पूरी तरह मिल जाते हैं। ठीक है, और उसमें मिल जाते हैं, और इस मिश्रण का, इन मिश्रणों का सब जगह संगठन जो है वो सब जगह समान होता है। इन्हें वास्तविक विलयन भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं हम? विलयन, वास्तविक विलयन कहा जाता है। जैसे जल में नमक। ठीक है, आप एक बीकर में जल लीजिए और जल में नमक को घोल दीजिए और उसमें से एक कटोरी जल निकाल लीजिए, तो वो जो बीकर के में जल और उसका संगठन है और इसमें जल और नमक का जो संगठन है वो बराबर होगा, जल और चीनी। ठीक है, इसे वास्तविक विलयन कहा जाता है। मेथेनॉल, जल, मेथेनॉल और जल, सिरका, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, मृदु पेय आदि। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से समझ गए। मिश्रण वो होता है जो एक दूसरे में पूरी तरह से मिश्रित हो जाते हैं, उन्हें हम समांगी मिश्रण कहते हैं। इन्हें वास्तविक विलयन भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा है विषमांगी मिश्रण। तो समांगी के जो है उल्टा क्या हो जाएगा? विषमांगी। विषमांगी मिश्रण, इस मिश्रण में अवयव एक दूसरे में पूर्णतः विलय नहीं होते। जैसे जल में हम शक्कर डाल रहे थे तो वो पूरी तरह विलय हो रहा था, इसमें पूरी तरह विलय नहीं होगा, इसे हम विषमांगी मिश्रण कहेंगे। इन मिश्रणों का संगठन पूरे मिश्रण में समान नहीं होता है। इसमें पूरे मिश्रण में इसका संगठन जो है वो समान नहीं रहेगा, अलग अलग जगह अलग अलग बाउंडेशन इसका आपको मिलेगा। इनमें भौतिक रूप से घटकों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसमें आप उसके घटक जो उसमें मिले हुए हैं, उन घटकों, उनको घटक कहते हैं, उनको आप आराम से देख सकते हैं, भौतिक रूप से देखा जा सकता है। जैसे सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जैसे लोहे के चूर्ण का मिश्रण, पानी में लोहे का चूर्ण घोल दीजिए, घुलेगा क्या? नहीं। वायु में धूल के कण, हवा में धूल के कण दिखाई देते हैं कि नहीं देते हैं जब आंधी चलती है तो? ठीक है, नमक और सल्फर, जल और तेल, जल और तेल एक दूसरे में घुलते नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जल नीचे बैठ जाता है भारी होने के कारण, तेल ऊपर ही रह जाता है। कोलाइड दूध, अब ये कोलाइड क्या है मैं आगे पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। कोलाइड दूध और निलंबन विषमांगी मिश्रणों के उदाहरण हैं। ठीक है, ये कोलाइड और निलंबन अभी देखेंगे, पूरा चार्ट में समझाया गया है, आपको पूरी घबराने का जरूरत नहीं है, सारा चीज समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया विषमांगी और विषमांगी मिश्रण। अब देखते हैं दोस्तों ये विलयन क्या है। ठीक है, विलयन, विलयन क्या होता है? सॉल्यूशन। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। दो या दो से अधिक पदार्थ को मिला दिया जाता है तो वो समांगी मिश्रण होना चाहिए। समांगी मिश्रण मतलब उसके जो घटक हैं, उसके जो अवयव हैं, एक दूसरे में पूरी तरह मिल जाने चाहिए। ठीक है, पूरी तरह मिल जाएगा, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। तो और इसी को ही क्या कहा जाता है? विलयन। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, एक साथ मिला हुआ मिश्रण है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था जल में हम नमक घोल दें या जल में हम क्या चीनी डाल दें। ठीक, हम अपने दैनिक जीवन में नींबू के शरबत, सोडा वाटर आदि विलयनों का उपयोग करते हैं। सामान्यतः विलयन ये सब क्या है? समांगी विलयन है। ठीक है, विलयन कहलाता है। विलयन में दो भाग होते हैं, एक विलायक होता है और दूसरा विलय होता है। विलायक क्या होता है? मिलाने वाला। विलायक क्या होता है दोस्तों? मिलाने वाला। देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है, वह अवयव जिसकी मात्रा दूसरे अवयव से अधिक होती है, अधिक उसी की होगी, मिलाने वाले की। ठीक है, तथा जो दूसरे अवयव को स्वयं में मिलाता है, दूसरे अवयव को स्वयं में मिलाता है, मतलब मिलाने वाला। विलायक क्या है? मिलाने वाला। देखिए अब इसको ऐसे याद रखना है, जैसे विधायक क्या है? विधायक कौन होते हैं? मिलाने वाले, पूरे देश को एक साथ मिलाकर रखने वाले। वैसे विलायक क्या है? मिलाने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं आप लोग।
तो विलायक क्या होगा, तरल अधिकतर होंगे, जैसे जल है, तेल है आदि जो है विलायक के रूप में कार्य करेंगे। और विलेय क्या होते हैं, जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है, जिसकी मात्रा क्या विलयन में कम होती है तथा विलायक में घुलता है, विलयन में कम होती है तथा विलायक में घुलता है, उसे विलेय कहते हैं। विलेय ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकते हैं। विलेय जो है वो ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, जैसे नमक है ना, वो है, और नींबू का शरबत में दोनों ही लिक्विड है। ठीक, तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकता है। विलयन में विलेय तथा विलायक के कणों का एक समान वितरण होता है। विलयन में विलेय और विलायक के कण, जैसे आप तेल में नमक डाले तो पूरा का पूरा, मैंने इसको अभी इससे पहले समझाया था, उसमें से थोड़ा सा अगर आप नमक पानी निकालेंगे तो उसका वितरण बराबर रहेगा, जितना उसमें रहेगा उतना ही अनुपात में आपको दूसरे जगह भी मिलेगा, उसका वितरण समान रहता है होने के कारण इस प्रकार एक समान वितरण होने के कारण इस विलयन के किसी भी छोटे भाग की जांच करें तो हमें एक समान गुण प्राप्त होते हैं। अब भी बताया हूं मैं इसके बारे में, ठीक है, जांच करें तो हमें एक समान प्राप्त होंगे, अर्थात ऐसे मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाते हैं। अभी बताया समांगी मिश्रण क्या है, समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप नीचे लिंक में जाकर जो है वो कमेंट्स कर दें, कमेंट बॉक्स में। उदाहरण के लिए नमक तथा पानी का विलयन हर स्तर पर समान स्वाद रखता है, समान वितरण होगा तो समान स्वाद रखेगा ही, ठीक है। जैसे चोट लगने पर लगाया जाने वाला टिंचर, अब ये टिंचर आप लोग याद होगा, जो पुराने समय मतलब हम जो जब स्कूल में थे तो चोट लगती थी तो टिंचर लगाया जाता था, ठीक है। टिंचर आयोडीन एल्कोहल विलायक में बना आयोडीन का विलयन, सामान्यतः हम मानते हैं कि विलयन में किसी द्रव में ठोस, द्रव या गैस घुली रहती है, लेकिन गैसी विलयन हवा, गैसी विलयन क्या है, हवा, उसमें ऑक्सीजन कितना रहता है 21%, नाइट्रोजन 78 तथा अन्य गैसों की अल्प मात्रा तथा ठोस विलयन मिश्र धातु भी पाए जाते हैं, जैसे तांबा और कांसा। हम लोग क्या है जनरली ये मानते हैं कि विलयन जो है वो द्रव में कुछ मिलाया गया है। द्रव मतलब देखिए, द्रव और द्रव्य समझिएगा, एक है द्रव्य, द्रव्य मतलब होता है पदार्थ, एक है द्रव, द्रव मतलब होता है तरल, लिक्विड, लिक्विड को बोला जाता है द्रव। तो ठीक है, द्रव में ही नहीं घुला रहता, तरल में ही नहीं घुला रहता, हवा का भी जो है विलयन रहता है, हवा जो भी है वो भी विलयन है, जिसमें ऑक्सीजन 21% मिलेगा, नाइट्रोजन 78% तथा अन्य गैसों की अल्प मात्रा इसमें आपको दिखाई देगी, तथा ठोस विलयन भी मिलता है, जैसे तांबा कांसा है ना, ये ठोस विलयन भी मिलेगा आपको, ठीक, तो इसको ध्यान रखेगा। अब देखिए विलयन के गुण धर्म क्या हैं। विलयन के गुण धर्म के बारे में बात करें, पहला, विलयन एक समांगी मिश्रण है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो सभी चीजें मैं पॉइंट टू पॉइंट बहुत जबरदस्त तरीके से रखा हूं, बट इसको आप ध्यान रखिएगा। विलयन एक समांगी मिश्रण है, अर्थात मिश्रण में सभी जगह इसका संगठन व गुण एक समान होते हैं, इसको हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, अब भी मैंने इससे पहले समझाया है, ये सभी जगह इसका संगठन एक समान व गुण भी एक समान होगा, मतलब वो एक चम्मच निकाल के पियो, पूरा ग्लास पियो, नमक पानी है तो सभी जगह स्वाद सेम ही रहेगा। नेक्स्ट, विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए ये आंख से नहीं देखे जा सकते, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विलयन के कण जो रहते हैं वो उसकी साइज 1 नैनोमीटर से भी कम रहती है, ये जो है वो खुली आंख से आप नहीं देख सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसमें आप प्रकाश मारेंगे तो वो फैलेगा नहीं, इसीलिए उसमें प्रकाश का जो मार्ग है, पथ है, वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। दूसरे शब्दों में विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते, यही टिंडल प्रभाव है। देखिए, आप एक ग्लास में शक्कर घोलिए, चीनी घोलिए और उसमें लाइट मारेंगे तो उसमें प्रकाश का जो है वो प्रकीर्णन नहीं होता है, उसमें फैलता नहीं है, इसलिए वो आपको दिखाई नहीं देगा, उसका मार्ग दिखाई नहीं देगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। विलयन में स्पेशली, जबकि कोलाइड में और आपका निलंबन में, इन दोनों में दिखाई देता है और इसे टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। टिंडल प्रभाव और भी है लेकिन मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहता, क्योंकि टिंडल प्रभाव से हमारे में उतना नहीं महत्व है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात याद रखिए, विलयन के अवयव विलेय तथा विलायक एक दूसरे में इस प्रकार विसरित घुल मिल जाते
विसरित हो जाते हैं कि एक दूसरे से विभेद करना संभव नहीं हो पाता। अब पानी में शक्कर घुला हुआ है या नमक घुला हुआ है, उसको विभेद कर पाएंगे क्या? ये नमक है, शक्कर नहीं हो पाता, एक दूसरे में पूरी तरह क्या मिल हो जाते हैं, घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। ठीक है। दूसरा, ये छानने की प्रक्रिया, इसको छाना नहीं जा सकता किसी भी विधि से। इसको आप फिल्टर पेपर से भी छानेंगे तो भी नहीं छनाएगा। ठीक है। चाहे नमक अलग करने के लिए आप फिल्टर पेपर से छान कर देखेंगे तो नहीं छनाएगा। छानने की विधि, फिल्ट्रेशन विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विलेय के कणों का आकार बहुत छोटा होता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन स्थायी एवं पारदर्शक होता है। दो चीजें, इसको छाना नहीं जा सकता फिल्टर, क्योंकि कण बहुत छोटे होते हैं और घुल मिल गए होते हैं, तो आप फिल्टर पेपर में छान कर भी इसको अलग नहीं कर सकते। दूसरा, कई सारे सॉल्ट ऐसे होते हैं, विलियन ऐसे हैं, विलियन मतलब मिश्रण ऐसे मिलेंगे आपको जो उसको छोड़ दोगे तो वो नीचे सतह में बैठ जाएगा, उसके कण जो है वो, जैसे चौक है, चौक और पानी को घोलेंगे तो उसके सतह में वो बैठ जाएगा। लेकिन ये नमक का घोला हुआ पानी को स्थिर रखेंगे तो वो नमक नीचे नहीं बैठेगा, उसमें पूरा घुल जाए रहता है, इसलिए ये विलयन स्थायी एवं पारदर्शक होता है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं विलयन के प्रकारों। विलयन के प्रकार भी होते हैं दोस्तों। विलयन के 3 प्रकार होते हैं, एक असंतृप्त विलयन, एक संतृप्त विलयन और एक अति संतृप्त विलयन। बहुत ढंग से समझिएगा। वह विलयन जिसमें ताप वृद्धि किए बिना और अधिक विधेय घोला जा सके असंतृप्त विलयन कहलाता है। क्या है, शॉर्ट में तीनों को समझा देता हूं मैं। ठीक है। आप एक बर्तन लीजिए, एक बर्तन में आपने 1 लीटर पानी भरा। ठीक है। कितना पानी भरा? 1 लीटर। उसके टेम्परेचर को कोई भी चेंज नहीं करेंगे आप। 1 लीटर पानी भरा हुआ है एक बर्तन में, उसमें आप 1 चम्मच नमक डाले, नमक को घोल दिए, नमक उसमें घुल गया। ठीक है। नमक क्या हो गया, उसमें पूरी तरह से घुल गया। तो अब जो विलयन बना है वो कहलाएगा असंतृप्त विलयन। क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन। क्यों कहलाएगा समझिए, क्योंकि असंतृप्त, संतृप्त नहीं है, तृप्त नहीं है वो, उसमें आप उसी ताप में, ताप को चेंज किए बिना उसी ताप में और अगर नमक डालेंगे 2 चम्मच तो वो भी उसमें घुल जाएगा। मतलब वो तृप्त नहीं हुआ है, उसको और डालोगे तो घुलते जाएगा। आई बात समझ में? तो वो असंतृप्त विलयन है। लेकिन उसमें डालते गए 1 और चम्मच डाले, 25, 30, 40 चम्मच डाल दिए, अब क्या हो गया, अब नमक घुलना उसमें बंद हो गया। ठीक है। तो एक समान टेम्परेचर में, ताप में, उसी ताप में वृद्धि नहीं किया आप, दाब में भी वृद्धि नहीं किए, दबाव भी नहीं दिए, प्रेशर, अब उसमें जो है नमक घुलना बंद हो गया। ठीक है। अधिक विधेय, अब उसमें नमक और नहीं घोला जा सकता, तो वो तृप्त हो गया, संतृप्त। उसे क्या कहेंगे हम? संतृप्त विलयन कहेंगे। मेरे ख्याल से आप स्पष्ट रूप से चीजों को समझ रहे हैं। अब नहीं घोला जा सकता, वो क्या हो गया, अब संतृप्त, तृप्त हो गया। ठीक है। अति संतृप्त किसे कहेंगे? आप समझिए, अभी हमने टेम्परेचर को समान रखा है, दाब को समान रखा है, अब क्या किए, उसी बर्तन को जिसमें नमक घुला था, अब घुलना बंद हो गया था, उसको उबाल दिए, टेम्परेचर गर्म कर दिए। तो गर्म करने से क्या होता है, अणु जो है वो फैल जाते हैं, और उसमें आप 1-2 चम्मच नमक और डालेंगे तो वो घुलते चले जाएगा। ठीक है। तो वो जो विलयन अब घुल के जो घोल रहे हैं, गर्म करने के पश्चात उसको गर्म करोगे तो 1-2 चम्मच और घुल जाएगा, तो वो जो घुल रहा है वो कहलाता है अति संतृप्त विलयन। मतलब वो ठंडा होगा, अब ठंडा होने के बाद उसके कण बन जाएंगे, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। मेरे ख्याल से तीनों आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गया। वह विलयन जिसमें दिए गए ताप एवं दाब पर और अधिक विलयन नहीं घोला जा सकता। क्लियर है? संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन में देखिए क्या कह रहा है, जब संतृप्त विलयन को गर्म किया जाता है तो विलेय पदार्थ को घोलने की इसकी क्षमता बढ़ जाती है, इसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त विलयन में दिए गए ताप पर विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन की क्षमता से अधिक घुली हुई होती है। ठीक है। विलयन की क्षमता से अधिक घुली होती है। अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर ही इस अतिरिक्त विलेय के रवे बनते हैं।
ठीक है, मैंने अभी इस चीज को पूरी डिटेल में समझा दिया। उदाहरण देखें, चाशनी है, शक्कर का पानी में अति संतृप्त विलयन है। चाशनी जो है, चाशनी जो बनता है वो वैसे ही बनता है, हम गर्म करके उसमें घोलते जाते हैं, याद है आपको, तो वो चाशनी बनता है। और ठंडा होता है तो उसके कण बन जाते हैं। खाजा वाजा खात हो तो याद होई ओमे फिर ओकर वो जम जाते, चाशनी है ना, तो वही ध्यान रखू। तो उसे कहते हैं हम लोग अति संतृप्त विलयन। तो विलयन समझ में आ गया। विलयन समांगी मिश्रण है, एक दूसरे में पूरी तरह घुल जाते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, फैलाव नहीं होता, इसलिए उसका मार्ग उसमें दिखाई नहीं पड़ता है। 3 प्रकार होते हैं, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। अब बात करें कोलाइड की। आप चिंता मत करिए, एक चार्ट में मैं तीनों को अलग अलग भी समझा दिया हूं, ठीक है। तो कोलाइड क्या है, कोलाइड विलयन क्या है? देखिए, कोलाइड विलयन एक विषमांगी मिश्रण है। क्या है? विषमांगी मिश्रण है। इसको डिफरेंट करके पूछा जा सकता है। कोलाइड विलयन एक विषमांगी मिश्रण है। यह 2 प्रावस्थाओं से बनता है। 2 प्रावस्था, 2 प्रावस्था मतलब क्या होता है? देखिए, परिक्षिप्त प्रावस्था, डिप्रेस्ड फेस, जैसे विलेय। परिक्षिप्त प्रावस्था को हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। तथा परिक्षेपण माध्यम, जिसे हम विलायक कहते हैं। परिक्षेपण माध्यम से आप क्या समझ रहे हैं? विलायक। परिक्षिप्त प्रावस्था से आप क्या समझ रहे हैं? विलेय। ठीक है। प्रावस्था, प्रावस्था में आप वह आया है तो आप याद लगा लीजिएगा, विलेय है। और परिक्षेपण माध्यम, माध्यम क्या होता है? जिस माध्यम में किसी को घोला जाता है, तो वो है विलायक। अब जल है, जल में कुछ घोला गया तो ये क्या है? परिक्षेपण माध्यम है। इस बात को ध्यान रखेंगे। माध्यम को रिलेट करेंगे आप लोग विलायक से। वैसे ही विधायक हमारा माध्यम रहता है ना, तो सब चीज उसी में ही आप समेट लो। देखिए नेक्स्ट, पदार्थ जो कि कोलाइडी कणों के रूप में परिक्षिप्त होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाती है। तथा कोलाइडी कण जिस प्रावस्था में परिक्षिप्त होता है वह परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। अब आप शब्दों से भ्रमित मत हो, शब्द आप सीधे याद रखेंगे। जो परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाती है। परिक्षेपण माध्यम मतलब विलायक में परिक्षिप्त होता है, मतलब घुलता है, उसे क्या कहते हैं? विलेय। परिक्षिप्त प्रावस्था विलेय, जो घुलता है उसे क्या कहते हैं हम? परिक्षिप्त। ठीक है, परिक्षिप्त। और उसका जो है वो परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, इन कोलाइडी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक। कोलाइडी विलयन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा, देखिए दूध जो है वो कोलाइडी विलयन है। ठीक है, कैसे है मैं बताऊंगा, अभी आप एकदम आराम से समझिए। चेहरे पर लगाने वाली क्रीम, स्पंज, रबड़, प्यूमिस, रुधिर, रंगीन कांच एवं रत्न आदि कोलाइड के उदाहरण हैं। जब किसी विलयन के एक अवयव के कण दूसरे में फैले होते हैं तो इसे परिक्षेपण कहते हैं। ठीक है, जब किसी विलयन के, कोई विलयन है उसमें जो अवयव है, तो एक अवयव के कण दूसरे में फैले होते हैं तो उसे परिक्षेपण कहते हैं। ठीक है, वही परिक्षेपण है, और जिसमें घुला है वो परिक्षेपण माध्यम है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। विषमांगी मिश्रण है, इसके कण अलग रहेंगे दोस्तों। देखिए इसके गुण धर्म को समझते हुए चलेंगे। ठीक, यह एक विषमांगी स्थायी निकाय है, विषमांगी मिश्रण है, जिसे समान निस्यंदक पत्र ऑर्डनी फिल्टर पेपर द्वारा छाना नहीं जा सकता है। अब उसको, दूध को आप छानोगे, दूध में जैसे आप दही को मतते हैं तो घी निकलता है ना, तो दही को छानोगे तो घी निकलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, दूध भी जो है वो क्या है? कोलाइड मिश्रण है। ठीक है, परिक्षिप्त कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता। परिक्षिप्त जो कण है उसको आंखों से आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, परीक्षित कण मतलब किस में घुला हुआ है ये आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा इन्हें देखा जा सकता है। अति सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा इसको आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेगा। जब प्रकाश को कोलाइड सॉल से गुजारते हैं तो कोलाइड कण प्रकाश को फैलाते हैं, जिससे प्रकाश का पथ प्रदीप्त होता है। यह टिंडल प्रभाव कहलाता है। इसमें कहा गया है कि ये जो कोलाइड जो मिश्रण है
उसमें क्या होता है, कण प्रकाश को फैलाते हैं, उसमें फैलाते हैं, जिससे उसमें क्या दिखाई देता है, हमको प्रकाश का जो किरण है वो गुजरते हुए दिखता है कोलाइड विलयनों में, कोलाइड जो सॉल होता है उसमें। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कोलाइड के संबंध में एक चीज और याद रखें, कोलाइड कणों पर हमेशा विद्युत आवेश रहता है। कोलाइड कणों पर क्या रहता है, हमेशा विद्युत आवेश रहता है। उदाहरण में देखेंगे, हीमोग्लोबिन रक्त धनात्मक आवेशित सॉल है। हीमोग्लोबिन जो रक्त है वो धनात्मक आवेशित सॉल है, जबकि स्टार्च है, गोंद है, जिलेटिन है, मृत्तिका है, चारकोल है आदि के सॉल ऋणात्मक होते हैं। एक ही याद रखना है आपको, हीमोग्लोबिन जो धनात्मक होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, कोलाइड विलयनों का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के गुजरने के कारण उसका विलयन, उसका जो प्रकीर्णन के कारण उसका रंग जो है वो हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो कोलाइड विलयनों में जो विलयन घुले होते हैं वो पूर्णतः नहीं मिश्रित होते हैं। ठीक है, उनको जो है वो सामान्य फिल्टर पेपर से आप अलग भी नहीं कर सकते हैं। ठीक, उनमें जब है हम कोई क्रिया करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, रासायनिक क्रिया करते हैं, तो उसके द्वारा जो है वो उसको अलग किया जा सकता है। ठीक है, कोई क्रिया करके उनको कोलाइड विलयनों को अलग किया जा सकता है, एक साथ नहीं। आप निश्चिंत रहिए। अगर नहीं इसमें आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा तो मैं तीनों को एक साथ समझाया हूँ, आप बस बने रहिए। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, और ये आपको ये मेरे ख्याल से गारंटी है, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, निलंबन सस्पेंशन क्या होता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, इसमें विलेय पदार्थ के कण घुले नहीं हैं। निलंबन क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है, इसमें विलेय पदार्थ के कण घुले नहीं रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निलंबन क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुले नहीं है, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। जबकि विलेय माध्यम क्या है, विलायक, हमेशा ध्यान रखेंगे, माध्यम क्या है, विलायक की समष्टि में निलंबित होते हैं, अलग से रहते हैं। ठीक है, माध्यम जो है उसमें अलग से, विलेय जो है अलग से रहेगा। जैसे हम बात करें जल में चौक, मैंने बताया था अभी, जल में चौक, नदी का प्रदूषित जल। ठीक है, नदी का प्रदूषित जल, उसमें जो गंदगी है वो अलग से रहती है। वायु में धुआं, गंदा जल आदि निलंबन के उदाहरण हैं। ठीक है, उसमें आप अलग से उन चीज़ों को आप देख सकते हैं। निलंबन के गुणों की बात करें तो यह एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन भी क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन के कण आंखों से देखे जा सकते हैं। इनका आकार 10 सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। ठीक है, इनका आकार जो है वो 10 सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। इनके कणों को आप देख सकते हैं। निलंबन के कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर होता है। निलंबन के कण क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को फैलाते हैं, जिससे उसका मार्ग आप देख सकते हो। किसका मार्ग, प्रकाश, आप लेजर से रोशनी डालेंगे तो उसका मार्ग आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अब तीनों में अंतर देखिए। अच्छा, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। निलंबन को शांत छोड़ने पर निलंबन कण नीचे बैठ जाते हैं। देखिए, मैंने उसी समय बताया था, निलंबन कण क्या हो जाता है, वो नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि घुलता नहीं है, अतः यह अस्थायी होते हैं। ठीक है, छानन विधि द्वारा मिश्रण में से निलंबित कणों को पृथक किया जा सकता है। घुला नहीं है तो पृथक करे, छानेंगे तो हो ही जाएगा। कणों के बैठने से निलंबन टूट जाता है तथा अब यह प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाता है। कणों के बैठने से निलंबन टूट जाएगा, और जब निलंबन टूट गया, नीचे बैठ गया, तब वो प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाता है। ठीक, अब देखिए, तीनों को हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तीनों का पूरा एनालिसिस करेंगे क्या क्या है। देखिए, मैंने लिख दिया है, विलयन है, ये कोलाइड विलयन है और निलंबन है। विलयन के बारे में हमने देखा एक समांगी मिश्रण है। ठीक, कोलाइड ये विषमांगी मिश्रण है, निलंबन भी एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरा, प्रकाश की गति की बात करें, इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। प्रकीर्णन मतलब फैलाव, इसमें प्रकाश फैलता नहीं है। कोलाइड विलयन, इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। कोलाइड विलयनों में प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। ठीक है, जबकि इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, और इसमें भी, दोनों में प्रकाश, कोलाइड विलयन में और निलंबन में प्रकाश का प्रकीर्णन फैलाव होता है। इसीलिए इसका प्रकाश का मार्ग भी देख सकते हैं। जैसे विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, विलयन में आप नहीं देख सकते, आप डाल के देखिएगा आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि उसमें प्रकाश का जो है वो प्रकीर्णन नहीं होता है, फैलाता नहीं है। इसमें प्रकाश का मार्ग आपको दिखाई देगा। ठीक है, कोलाइड विलयनों में दिखाई देगा,
निलंबन में प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। ठीक है, इन दोनों में दिखाई देगा, इसमें आपको दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट बात करें हम लोग, इसके कण अदृश्य इसके कण अदृश्य होते हैं, इसके कणों को आप नहीं देख सकते, मैंने पहले ही बताया है। ठीक, इसे अति सूक्ष्म माइक्रोस्कोप द्वारा कण देखे जा सकते हैं। ठीक है, इसका कण अब अति सूक्ष्म माइक्रोस्कोप के द्वारा कोलाइड विलयन के कणों को आप देख सकते हैं, मैं पहले ही बताया हूं। निलंबन के कण खुली आंखों से भी आप आसानी से देख सकते हैं, उसका साइज ही बड़ा होता है तो आप आराम से खुली आंखों से देख सकते हैं। दूसरा, वास्तविक विलयन को नहीं छाना जा सकता है। वास्तविक विलयन जो है, चीनी में जल मिला दो और उसको छान दो, चीनी अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है, नहीं छाना जा सकता। इसे छाना जा सकता है परंतु फिल्टर पेपर से नहीं। ठीक है, इसे छाना जा सकता है लेकिन फिल्टर पेपर से इसको आप नहीं छान सकते, इसको ध्यान रखेंगे। मैंने पहले बताया, इसको और किसी प्रक्रिया द्वारा छाना जा सकता है। निलंबन के कणों को आसानी से छाना जा सकता है, इसको तो बड़ा बड़ा साइज रहता है, आप छानेंगे फिल्टर पेपर से तो अलग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करें, विलयन को शांत छोड़ देने पर, विलयन को शांत छोड़ देने पर विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। इसको आप शांत छोड़ दोगे तो इसके विलय के कण जो है, जो उसमें घुला हुआ है, जैसे शक्कर है, नमक है, वो नीचे नहीं बैठेगा। इसे शांत छोड़ देने पर विलय के कण तल पर नहीं बैठते हैं। इसे भी शांत छोड़ दोगे तो इसके भी कण तल पर नहीं बैठेंगे। जैसे दूध है, धुआं है, कोहरा है, ये हवा में मिश्रित है लेकिन इसके भी कण जो है वो जमीन नीचे नहीं बैठेंगे, दूध में भी नहीं बैठता है। ठीक है, इसे शांत छोड़ देने पर विलय के कण उसमें बैठ जाते हैं, मोटे साइज होते हैं, तो रख दोगे तो वो नीचे बैठ जाएगा। जैसे विलयन जो होता है, नींबू का रस होता है, सोडा है, जल है, पूरी तरह घुला हुआ, दूध है, धुआं है, कोहरा है, दोस्तों ये जो है वो एक दूसरे में पूरी तरह मिले हुए नहीं होते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक दूसरे में पूरी तरह मिले हुए नहीं होते हैं। भले आपको लगेगा मिला हुआ है, समांगी मिश्रण सा प्रतीत जरूर होता है लेकिन मिले हुए नहीं होते। इनको रासायनिक क्रिया द्वारा हम अलग कर सकते हैं, अलग फिल्टर पेपर के द्वारा छान नहीं सकते लेकिन अलग प्रोसेस में इसको अलग किया जाता है। दूध से फिर दही, दही से फिर घी, अलग अलग आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पानी में चाक का चूर्ण, इसको आप आराम से छानेंगे, छन जाएगा। पानी में आटा वगैरह है, उसको पानी में लोहे का चूर्ण है तो वो अलग से आप छान सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये था मित्रों हमारा आज का सेशन। मेरे ख्याल से ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आपने इसको समझा है। ठीक, ये पूरा आप नोट्स बनाते हुए चलिए। पीडीएफ भी आपको मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, वहां से आप पढ़ लीजिएगा और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको लाभ हुआ है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सभी लाइक करके जाएंगे। ठीक, चलिए, धन्यवाद।